नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं हमारा खास चैट शो मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो देश के भविष्य को नई दिशा दे रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इसके माध्यम से बढ़ते हुए अवसर भी। ये पॉलिसी सिर्फ शिक्षा में बदलाव नहीं बल्कि सोच, स्किल और करियर के नए रास्ते खोलने की एक मजबूत पहल है। आज के इस विशेष चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे युवाओं को बनाता है ज्यादा सक्षम, आत्मनिर्भर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे शो के मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। जब बात हो विजन, वैल्यू और वैश्विक नेतृत्व की तो एक नाम खुद ब खुद सामने आता है, सुनील कुमार गुप्ता। सार्क ग्लोबल के संस्थापक, प्रख्यात लेखक और दूरदर्शी चिंतक, जिन्होंने मेक इन इंडिया, पीएमएलए और बेनामी संपत्ति जैसी पुस्तकों से आर्थिक जागरूकता को नई दिशा दी। टीवी स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी खुद एक ब्रांड है। जी टीवी के बिग बिजनेस आइडिया से लेकर दूरदर्शन के बिजनेस इनसाइड और मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया तक उन्होंने हर मंच पर अपने ज्ञान की छाप छोड़ी है। राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच डावोस तक, जहां उन्होंने इंडिया का परचम बुलंद किया। उनकी पहचान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। सुनील सर, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथ ही हमारे खास मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर संजय कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विजन, लीडरशिप और एक्सीलेंस का एक प्रभावशाली नाम प्रोफेसर डॉक्टर संजय कौशिक। 35 सालों से अधिक का दमदार एकेडमिक एक्सपीरियंस और आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में वो नए भारत की शिक्षा को दे रहे हैं एक नई रफ्तार। पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, डीन और चेयरपर्सन जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी पहचान बनाकर उन्होंने हायर एजुकेशन को एक नए बेंचमार्क तक पहुंचाया। रिसर्च की दुनिया में भी उनका जलवा बरकरार है। 40 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स और अनेक रिसर्च पब्लिकेशंस के साथ अवार्ड्स, अचीवमेंट और एक विजनरी सोच के साथ वो तैयार कर रहे हैं कल के लीडर्स। संजय सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रोचक और प्रेरणादायक बातचीत। सुनील सर, आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करने वाले हैं। एजुकेशन किसी भी नेशन की बैकबोन होती है। किसी भी नेशन को शेप अप करने के लिए एजुकेशन और एजुकेटेड यूथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पुरानी एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें अगर आप देखें तो आपको क्या अमेंडमेंट्स लगी कि जिसको अमेंड करके 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, और क्या इसको लाना ज़रूरी था? सिमरन, मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिसी जो होती है ना उस टाइम के हिसाब से बनती है। अगर हम देखें 1986 में हमारी पॉलिसी बनी थी, उस समय मोबाइल फोन होते ही नहीं थे, इंटरनेट होते ही नहीं थे, यही एक सपना होता था। तो उस पॉलिसी के द्वारा अगर हम 21वीं सेंचुरी का इंडिया बनाना चाहें या विकसित भारत बनाने के लिए सोचें तो कैसे पॉसिबल था। इसीलिए सिचुएशन को देखते हुए एक नई पॉलिसी लाई गई जिसे हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और मैं कहूंगा कि वो सिर्फ एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं बल्कि एक नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का विजन है। एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंडिया को नॉलेज बेस ग्लोबल पावर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एनईपी 2020 ने इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में इंक्रीमेंटल नहीं बल्कि स्ट्रक्चर चेंजेस किए हैं। ऐसे बदलाव जो सिस्टम को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल, स्किल ड्रिवन और फ्यूचर रेडी बनाते हैं। जैसे मैं इसके कुछ एग्जांपल बताऊंगा। स्कूल स्ट्रक्चर था तो पुराना 10+ स्कूल स्ट्रक्चर होता था, उसको बदल के 5+3+3+4 का मॉडल लाया गया। एक बहुत बड़ी चेंज की गई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस पे मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगा। देखिए, अब कहा गया है नई पॉलिसी में कि ग्रेड 5 तक आप कम से कम मदर टंग में पढ़ाएं, मतलब लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएं। तो अब नया मॉडल लाया गया जिसे हम बोलते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें से 2 कम से कम इंडियन लैंग्वेज मैंडेटरी होंगी। और मैं तीसरी बात करूंगा हायर एजुकेशन की, कि अगर हम प्री नैप ईरा में देखें तो इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम था लार्जली एफिलेटेड कॉलेज मॉडल पे था। इस मॉडल में कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते थे, जहां यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिजाइन करती थी, एग्जाम कंडक्ट करती थी, डिग्री अवार्ड कर देती थी, और कॉलेज का रोल होता था मुख्यतः टीचिंग, कि भाई आप उसे पढ़ा दो जिससे कि ये सिलेबस पूरा कर ले, पास हो जाए और आगे बढ़े। बिल्कुल। अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 3 बड़े बदलाव किए गए, या मैं कह सकता हूं 3 ब्रॉड कैटेगरी बनाई गई।
जिसको इस तरह से रिस्ट्रक्चर किया गया कि अब रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाई गई, टीचिंग यूनिवर्सिटीज अलग बनाई गई और डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज अलग बनाए गए और सभी इंस्टीट्यूशन को फुल ऑटोनॉमी दी गई, जो सबसे महत्वपूर्ण और विशेष बात है। और हमने एक टारगेट बनाया कि 2035 तक जो हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है उसको 50% तक बढ़ाने का टारगेट हमने फिक्स किया। अब चौथी बात मैं करना चाहूंगा वोकेशनल एजुकेशन की। अगर आप आज देखें तो आज की डेट में भी हमारे पास 5% वर्कफोर्स को ही वोकेशनल ट्रेनिंग मिली हुई होती है। अब हम क्लास 6 से इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, स्किल बेस्ड लर्निंग की बात शुरू कर दी है हमने। उसके बाद में आऊंगा रिसर्च पे कि जो नई पॉलिसी है हमारी उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया, जो कि क्वालिटी रिसर्च के लिए फंड एक अलग से रखा गया कि क्वालिटी रिसर्च जो करेगी उसके लिए एलोकेटेड फंड है। उसके बाद हम बात करेंगे टीचर एजुकेशन की। तो टीचर एजुकेशन कब ठीक हो पाएगी? मैं समझता हूं जबकि टीचर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड बनाओगे, जो इस पॉलिसी में खास तौर पे ध्यान दिया गया। उसके बाद में टेक्नोलॉजी की बात करूंगा कि हमारी जो एनईपी पॉलिसी है उसका पूरा का पूरा फोकस डिजिटल लर्निंग पे है। नई पॉलिसी में डिजिटल लर्निंग, एआई इनेबल्ड प्लेटफॉर्म, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे ज्यादा ध्यान रहा हमारा। एनईपी इसी ट्रांसफॉर्मेशन का एक रोड मैप है जहां एजुकेशन को सीधे इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़ा गया है। ये पॉलिसी फंडामेंटल स्टेज से लेकर हायर एजुकेशन तक एक कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार करती है। इस पॉलिसी ने पहली बार इंडिया में एक होलिस्टिक लर्निंग इकोसिस्टम तैयार किया है, जहां स्टूडेंट केवल पढ़ते नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करते हैं, अप्लाई करते हैं और क्रिएट करते हैं। संजय सर, आपका हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो 5+3+3+4 ये जो स्ट्रक्चरल चेंज किया है एजुकेशन पॉलिसी में, हायर एजुकेशन में ये कैसा इम्पैक्ट ये स्ट्रक्चरल चेंज आप देख रहे हैं कि डाल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये पॉलिसी लाने की सोची 2015 में, 2015 से 2020 के जो 5 साल थे उन्होंने आम जनता से, आम लोगों से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से सलाह मांगी कि किस तरह के चेंजेस आप चाहते हैं एजुकेशन के अंदर। 2 लाख से ज्यादा सजेशंस गवर्नमेंट के पास पहुंचे। उन 2 लाख से ज्यादा सजेशंस को इंटरप्रेट किया गया और उसके बाद ये नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने लेकर आई। अब वो जो चेंजेस हमने 86 से 2020 तक देखे और आज जो पॉलिसी 2020 में बनाई है, तो अर्थात कम से कम 15, 20, 25, 30 साल आने वाले समय उसको सोचकर बनाई गई और आने वाले समय के रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। हम लोग बात करते हैं आज की डेट के अंदर मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट बोथ। तो जहां मेरी एजुकेशनल डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, तो वहां पे मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट साथ में चाहिए। 4-5 चीजें मैं कहना चाहूंगा जो कि इसके अंदर इनकॉर्पोरेट की और जिसको हम कहते हैं कि चेंज आया। और दूसरा, हम बच्चे को जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट रखता है, उस तरह से हमें चीजें देनी है, ना कि जो हम दे रहे हैं वो कहेगा कि ठीक है जी। अब वो चेंज कैसा है कि बच्चा ये कहता है, देखिए 4 साल का मान लीजिए डिग्री कोर्स है जी, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर। हमारे समय में मुझे याद है जब हम लोग पढ़े 3 साल का डिग्री कोर्स है और मान लीजिए 2 साल के बाद किसी भी कारण से आप नहीं पढ़ पाए, आपकी डिग्री खत्म, आपकी डिग्री खराब, वेस्ट हो गई। अब ऐसा नहीं है। मैं पहला साल पास किया और मुझे लग रहा है कि जी मुझे ब्रेक चाहिए, किसी भी कारण से अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। पहला साल पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। आपने 2nd ईयर पास किया, आपको 2nd ईयर के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा। आपने 3rd ईयर पास किया, आपको पास कोर्स दिया जाएगा। आपने 4th ईयर किया, आपको ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी या रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। मतलब कंप्लीट हम लोग स्टूडेंट के एंगल से उसकी बात कर रहे हैं। फिर कितना चेंज आया? पहले क्या होता था, जो हम पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट पढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है जी, आपके पास स्टूडेंट के जो इंटरेस्ट हैं, आप उसको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाएंगे। मैं हो सकता है फिजिक्स का स्टूडेंट हूं, ठीक हो गया, लेकिन उसके अंदर भी मेरे पास वैरायटी ऑफ कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं जहां पे स्टूडेंट उनमें से जो चाहे वो ले सकता है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट के एंगल से कितनी बढ़ गई। बिल्कुल। तीसरी चीज, हम कहते हैं जी मल्टीपल एंट्री, मैं कभी भी एंटर कर सकता हूं और कभी भी कोई डिप्लोमा या डिग्री लेके बाहर आ सकता हूं। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट हो गया। वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो एलिमेंट है कंप्लीट इस पॉलिसी के अंदर है।
इसलिए चेंजेस जो हैं बहुत अधिक हैं और फंडामेंटल, और मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए बेहतरीन साबित होने वाले हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे। और आज आयुर्वेदा बहुत बड़ी मार्केट है हमारे देश की, जिसे हम कह सकते हैं 10 बिलियन। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच, पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। ट्रेडिशनल वैल्यूज या ट्रेडिशनल एजुकेशन प्लस ग्लोबल एजुकेशन, ये साइमल्टेनियसली चलें, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले जो हम बोलते हैं कल्चर की बात करते हैं, कल्चर मतलब मेरी अपनी भाषा, मैं अपनी भाषा में सीखूंगा। और दूसरी बात है मेरी अपनी संस्कृति, जिसे हम कल्चर से बोलते हैं। कि जब मैं अपनी संस्कृति और कल्चर से जुड़ जाऊंगा तो मेरे को अपनी आइडेंटिटी पता लगेगी कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तब मेरा एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, मैं कुछ भी करूं, किसी भी स्टेज पे बोलूं, मेरा एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। तो यदि मेरी लैंग्वेज और संस्कृति से मैंने अपने आप को पहचान लिया तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता हूं। हार्वर्ड की और ओईसीडी की एक स्टडी बताती है कि जो स्टूडेंट जिनकी कल्चरल आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, उनके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चा उसका आंसर सोचना शुरू करे या ये सोचना शुरू करे ये सॉल्व कैसे होगी समस्या, बजाय इसके कि वो समस्या वो समझ के क्वेश्चन समझ ले, फिर पूछे मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूंगा इसके बदले में। और उसके अंदर लीडरशिप ट्रेट भी आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में सीखता है और जो बच्चा अपनी संस्कृति को पहचानता है, वो बच्चा इन सब चीजों में ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब आप ग्लोबल स्टेज पे जाएंगे तो आपको जो नॉलेज का डिफरेंशिएशन से नहीं फर्क पड़ेगा कि आपकी कितनी नॉलेज है, कैसे है, आपके प्रोस्पेक्टिव से फर्क पड़ेगा कि आप चीजों को देख कैसे रहे हैं, आप चीजों को समझ कैसे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, जो ट्रेडिशनल नॉलेज इंडिया के पास है वो बहुत रिच है। सबको पता है हमारा नॉलेज सिस्टम, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है बल्कि फ्यूचर इनोवेशन का बेस भी है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, जैसे सब जानते हैं, डेसिमल सिस्टम ने अपने ग्लोब को पूरे मैथमेटिक्स ट्रांसफॉर्म किया सब। और आज आयुर्वेदा बहुत बड़ी मार्केट है हमारे देश की, जिसे हम कह सकते हैं $10 बिलियन से भी ज्यादा की मार्केट है। तो पॉलिसी जो हमारी एनईपी पॉलिसी है, इसे रिवाइव करके स्टूडेंट को सिर्फ वेस्टर्न फ्रेमवर्क नहीं बल्कि मल्टीपल नॉलेज सिस्टम से एक्सपोज करता है, जो इनोवेशन के लिए बहुत क्रिटिकल है। सर, जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो ग्राउंड लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे? क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में तो इजीली अडेप्टेबल होती हैं न्यू चीज़ें, जो न्यू पॉलिसीज़ आती हैं, लेकिन छोटे शहरों में या छोटे डिस्टेंट स्टेट्स में क्या क्या बड़े चैलेंजेस, जैसे हरियाणा जैसे स्टेट्स में, आपको आए कि इसको इम्प्लीमेंट करने में? देखिए, इस पॉलिसी की खासियत क्या है कि हमने कहा कि ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है। बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है,
और साथ में म्यूजिक पढ़ना चाहता है वो भी अलाउड है। बच्चा केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, साथ में स्पोर्ट्स लेना चाहता है एज ए सब्जेक्ट, वो भी उसको अलाउड है, वो दोनों ले सकते। मतलब अपना प्रोफेशन या स्टडीज जो कर रहा है और अपना शौक साथ साथ वो चला सकता है स्टडीज के अंदर ही। अब है क्या कि क्योंकि हमने बच्चे को ऑप्शंस दे दिए, पहले क्या था कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे और हमको सब पता था कि इतने सब्जेक्ट्स, इतने टीचर्स, इतने स्टूडेंट्स। अब क्या हो गया, बच्चों को ऑप्शन दे दी, स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किए, कोई सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा ऑप्ट कर लिया। मान लीजिए म्यूजिक एग्जाम्पल के तौर पे, अब म्यूजिक बहुत सारे बच्चों ने म्यूजिक ले लिया कि जी मैंने म्यूजिक पढ़ना है। और मान लीजिए कोई और एक सब्जेक्ट है जो बच्चों को लगता है यार ये मेरा पढ़ने, क्योंकि हमने बच्चों को ऑप्शन दे रखी है। अब अगर आपके सैकड़ों के हिसाब से मान लीजिए एक कॉलेज के अंदर म्यूजिक पढ़ने वाले हो गए, टीचर्स आपके पास 2 हैं, अब उनको मैनेज कैसे करना है, समस्या। और जिस सब्जेक्ट में छोड़ दिया या कम आए, उस टीचर को कैसे मैनेज करना है, अब ये अपने आप में एक दिक्कत। तो हुआ क्या कि ऐसे केसेस आए जहां पे कुछ सब्जेक्ट्स कंपैरेटिवली बच्चों ने कम ऑप्ट किए। और देखिए हम लोग, सरकार भी बिल्कुल क्लियर है, हरियाणा गवर्नमेंट भी बिल्कुल क्लियर है, और हम लोग भी कि अगर एक टीचर नौकरी लगा हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं, उसके आने से नौकरी किसी की ना जाए। तो हम लोगों ने उस चीज का भी ध्यान रखा कि टीचर अगर मान लीजिए किसी कारण से सब्जेक्ट्स बच्चे कम ले रहे हैं किसी एक टीचर का, तो उसको अब किस तरह से एंगेज करना है। तो ये जो प्रॉब्लम कह लीजिए या जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हर जगह ही है, हम लोगों की भी एक। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए जब आपने मान लीजिए एक पर्टिकुलर तरह के सब्जेक्ट्स के लिए, पर्टिकुलर टीचर्स के लिए आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और फिर हम लोग अब नए सिस्टम में आ गए, तो ये थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स हैं, इसमें समस्याएं तो नहीं है, और ये एडजस्टमेंट्स मुझे लगता है हर स्टेट को आई हैं। जी बिल्कुल। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे। पहले के कंपैरिजन में अब तभी वो ट्रेनिंग की बात आई कि कोर कोर्सेज हम पहले पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे बच्चों को पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के तहत या पिछले कुछ सालों में जब पढ़ाते थे तो बच्चे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते थे कि क्वेश्चन उनकी जो मदर टंग या बेसिक लैंग्वेज में नहीं होता था। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे ये सुनिश्चित करेगी कि वही बच्चा जो गाँव से आता है, जो अपनी मदर टंग के अलावा कोई और लैंग्वेज कभी सीखा नहीं वो, और एक जो शहर का बच्चा है वो, उन दोनों को सेम लर्निंग मिले? ये एक बड़ा ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये इसीलिए बनाई गई है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है कि जब हम मदर टंग में पढ़ाते हैं तो फिर वो बच्चा चाहे छोटे शहर में या दूसरे किसी स्टेट में पढ़ रहा है या दूसरे स्टेट में पढ़ रहा है, दोनों को अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक हो रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था कि जिन स्टेट को इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती थी वो ज़्यादा अच्छा समझते थे बच्चे, जिनको कम आती थी वो कम अच्छा समझते थे, क्योंकि उनके मदर टंग में कुछ नहीं हो रहा था। मदर टंग में करने का मतलब ही ये है। इसके अलावा अब डिजिटल की तरफ हम गए। उसने सबसे पहले ये समझाया कि हम जो डिजिटल की बात करते हैं कि डिजिटल करना जरूरी है, क्योंकि अगर डिजिटल होगा तो आप किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, देश के किसी भी गांव में पहुंच सकते हैं। हमारे देश में मान लो 6.5 लाख गांव हैं लगभग,
तो आप किसी भी गांव में पहुंच सकते हैं अगर डिजिटल हो गए, बशर्ते कि वहां बिजली और इंटरनेट हो। जी जी जी। तो ये जो हमारी नेशनल ये पॉलिसी थी, इसने पहली बार बताया कि पहले हम क्या सोचते थे कि अगर डिजिटल करना है तो लैपटॉप बांट दिया, डिजिटल हो गया। उसने बोला नहीं, ये जो अब जो अगर डिजिटल का मतलब है कि लैपटॉप बांटना या डिवाइस बांटना नहीं है, बल्कि सिस्टम लेवल ट्रांसफॉर्मेशन करना है। कि मतलब हम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करें जो गांव और शहर के बीच की अपॉर्चुनिटी का जो गैप है वो खत्म हो जाए। मतलब ये ना हो कि शहर में तो अपॉर्चुनिटी मुझे ज्यादा मिल रही है क्योंकि मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, गांव में मेरे को कम मिल रही है। इसको समझने के लिए बहुत ब्रीफ में मैं आपको बताता हूं कैसे ये अलग अलग लेयर में आता है। सबसे जो पहले बात आती है एक्सेस की। हमारी इस पॉलिसी ने रिकॉग्नाइज किया कि सबसे पहले एक्सेस होनी चाहिए। एक्सेस का मतलब कि बिना बिजली, इंटरनेट और डिवाइस के तो कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले इन तीनों चीजों की एक्सेस आपके लिए जरूरी है। इसके बगैर क्योंकि डिजिटल एजुकेशन पूरी नहीं होगी। इसीलिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, भारत नेट जैसे इनिशिएटिव से कनेक्टिविटी एक्सपेंड की गई कि भाई पहले कनेक्टिविटी और ये चीजें हो तभी तो आगे चलेंगे। फिर स्कूल में आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किए गए और लगातार हम कर रहे हैं। लो कॉस्ट डिवाइस और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये किया गया जिससे कि सबको हमें कुछ मिल सके। शेयर्ड होगा तो सबको एक्सेस मिल पाएगी जी। एक और मल्टी मोड लर्निंग सिस्टम, जो कि इस पॉलिसी की मैं कहूंगा बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि ये इंटरनेट पे बेस नहीं है। मान लो कहीं इंटरनेट है ही नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पढ़ाई नहीं होगी। ये इसमें क्या किया गया है कि इंटरनेट नहीं है तो भी हमने, जैसे कि डीजीएच टीवी चैनल है, उसमें स्वयं या स्वयं प्रभा प्रोग्राम शुरू किया गया। रेडियो, पॉडकास्ट, कम्युनिटी लर्निंग शुरू की गई। क्यूआर कोड टेक्स्ट बुक बनाई गई। तो इस तरीके से कि मैं बोलता हूं जो स्ट्रेटेजी, ये जो हमारी स्ट्रेटेजी रही कि अगर ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन होगा। इफ नॉट लाइव देन रिकॉर्डेड, बट लर्निंग मस्ट कंटिन्यू। इसीलिए हमने अब गांव और शहर का गैप कब खत्म होगा, जब को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम इंटरनेट पे डिपेंडेंट नहीं हों, उसी लिए ये चीजें की गई। इसीलिए इसके अलावा डिजिटल कंटेंट तभी इफेक्टिव होगा जब वो रिलेटेबल हो। इसलिए कॉन्सेप्ट लाई गई रीजनल लैंग्वेज में, जो हमारा कंटेंट है उसको भी रीजनल लैंग्वेज में डेवलप किया जा रहा है। इस पॉलिसी का जो उद्देश्य है वो कहते हैं लास्ट माइल लर्नर, जो सबसे कमजोर बच्चा है उसको दूर देखा जाए। एक जेंडर इंक्लूजन फंड भी क्रिएट किया गया जिससे कि जेंडर कोई भी हो आपको बराबर इक्वलिटी, बराबर मौका मिले। मतलब क्या हुआ कि इक्विटी नहीं, इक्विटी बेस अप्रोच होनी चाहिए, या इसे कह सकते हैं इक्वालिटी नहीं, इक्विटी बेस अप्रोच होनी चाहिए। वेरी नाइस। सर, आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वीसी हैं और जिस तरीके से मैंने पूछा कि स्टूडेंट्स का अप्रोच, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का अप्रोच, दोनों इंपॉर्टेंट थे और उतना ही इंपॉर्टेंट था फैकल्टी की ट्रेनिंग भी, क्योंकि अब बहुत इतने लगभग 40 सालों से जो फैकल्टी हमारी है, एक ही जो एजुकेशन पॉलिसी, उसी हिसाब से एग्जाम्स, उसी हिसाब से सिलेबस बन रहा है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद सिलेबस भी चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हुआ। उनकी ट्रेनिंग कितनी चैलेंजिंग रही कि फैकल्टी को किस हिसाब से आपने ट्रेन किया कि वो इसको इजीली अडेप्ट कर पाए? मुझे लगता है कि फैकल्टी की ट्रेनिंग ज़रूरी थी, वो हुई भी, लेकिन कोई बहुत बड़ा चैलेंज आया हो उनको ट्रेन करने में, ऐसा हम लोगों ने देखा नहीं। कारण क्या है कि बेसिक्स में फैकल्टी के जो भी बेसिक्स हैं वो उनके स्ट्रॉन्ग हैं। जब वो पढ़ाने लगते हैं तो वो बेसिक स्ट्रांग होने की वजह से थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करके हम लोग इस चीज़ को, मुझे लगता है, आसानी से कर पाए। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम के अंदर भी और शायद हरियाणा की बाकी यूनिवर्सिटीज़ और शायद हिंदुस्तान के अंदर भी। कोर कोर्सेज हम पहले पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं, लेकिन कोर कोर्सेज के साथ हमने कहा एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज फॉर द स्टूडेंट्स, हमने कहा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज फॉर द स्टूडेंट्स, हमने कहा कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज फॉर द स्टूडेंट्स। अब ये जो एबिलिटी एनहांसमेंट करनी है, चाहे मल्टीडिसिप्लिनरी कुछ भी है, अब हमें तो फैकल्टी उस तरह की चाहिए ताकि अगर एबिलिटी एनहांस किसी की करनी है, मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, अभी सुनील जी ने भी की थी, और साइबर मान लो क्राइम्स पढ़ाने हैं या किस तरह से बच सकते हैं वो पढ़ाना है, तो आपके पास ये चैलेंज तो हो सकता है कि क्योंकि नंबर ऑफ पेपर्स जो आप ऑफर करते हो बहुत ज़्यादा हैं और बच्चा कुछ भी ऑप्ट कर सकता है, तो टीचर उस तरह का आपको चाहिए
सो आपकी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बढ़ गई, क्योंकि पहले 5000 बच्चा मान लीजिए कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट पढ़ता था, आज वो 5000 बच्चा बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर रहा है, अलग अलग बच्चे कर रहे हैं। वो चैलेंज तो है, लेकिन उस चैलेंज को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तो बहुत अच्छे से मीट कर पाए। कारण उसका ये रहा कि एडवांस में बच्चों को या स्टूडेंट्स को क्या चाहिए हम लोग फोर्स कर पाए थे। एनईपी के अंदर मुझसे भी एक स्टेप और बढ़ गए। हमने कहा कि मान लीजिए बॉर्डर एरिया बच्चा है, अब बॉर्डर एरिया बच्चे की रिक्वायरमेंट शायद डिफरेंट तरह की होती है और एक गुरुग्राम में जो पढ़ रहा है उसकी डिफरेंट हो सकती है। कॉलेजेस को ये छूट दी गई हुई है कि जी वो चाहें तो अपने हिसाब से कोर्स बना लें। यानी कि बॉर्डर एरिया के कॉलेज के कोर्स अपने हो सकते हैं, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जिनके अंडर वो कॉलेजेस आते हैं उनके अपने अलग हो सकते हैं। अब उसमें क्या है, तो फैकल्टी ने जब वो कोर्सेज बनाए स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो वो कुछ हद तक ठीक थी और कुछ अगर ट्रेनिंग चाहिए थी तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने उनकी हेल्प की। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो वो चैलेंजेस कोई बहुत बड़े नहीं रहे, लेकिन कम चैलेंजेस के साथ हम लोग जो उसका बेनिफिट है वो मुझे लग रहा है बहुत सारा रीप कर पाए, और वो बेनिफिट्स एक्चुअल में जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो शायद 1-2 साल के अंदर आपको दिख भी जाएंगे। तो ओवरऑल चैलेंजेस तो नहीं, हाँ एडजस्टमेंट्स जरूर रही। सर आपने बिल्कुल सही कहा, और ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से देश के कोने कोने में बैठा वो हर बच्चा ये जान पाएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से उसके बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में सोचती है। तो इस चर्चा को मैं चाहूंगी हम अगले हफ्ते भी कंटिन्यू करें। फिलहाल आज के एपिसोड में आने के लिए सुनील सर, संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस रोचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली चर्चा में हमने जाना कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नए अवसर के दरवाजे खोल रही है और हमारे युवाओं के भविष्य को एक नई दिशा दे रही है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूं हमारे शो के मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी का और हमारे विशेष मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर संजय कौशिक जी का, जिन्होंने अपने अनुभव और अमूल्य विचारों से इस मंच को समृद्ध किया है। हम आशा करते हैं कि आप दोनों अगले एपिसोड में भी हमारे साथ जुड़कर इसी तरह से अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। इसी के साथ मैं सिमरन आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय और एक नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।